दोस्तों, आपने ना जाने कितनी बार सुना होगा कि इंडिया चाइना बॉर्डर में कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी हुई है। एलएसी में फायरिंग हो रही है। मैकमोहन लाइन के आसपास चाइना अपनी मूवमेंट्स बढ़ा रहा है और न जाने कितनी ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं जो चाइना इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट से जुड़ी हुई हैं। तो आज हम वंस एंड फॉर ऑल इन सभी लोकेशंस को विजुअली इंटरप्रेट करेंगे और समझेंगे। आज हम बात करने वाले हैं सिनो इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी के बारे में। पिछले कुछ सालों में चाइना के बढ़ते एस्पिरेशंस, एम्बिशंस और असर्शन के बारे में हमने पढ़ा और जाना है। इन चाइनीज असर्शंस में बॉर्डर और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को लेकर कॉन्फ्लिक्ट भी इन्वॉल्व है। चाइना के इन असर्शंस को शायद सबसे ज्यादा इंडिया ने ही फेस किया है, चाहे वो डोकलाम क्राइसिस हो या फिर गलवान स्टैंड ऑफ। इस कॉन्टेक्स्ट में आज हम समझेंगे सिनो इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट के भूगोल और इतिहास को और जानेंगे कि वो कौन से मेजर पॉइंट्स हैं जिनको लेकर डिस्प्यूट्स आज भी जिंदा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल करेंटली इंडिया और चाइनीज कंट्रोल टेरिटरीज को डिमार्केट करती हैं और ये एक्चुअल बॉर्डर से डिफरेंट है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी से भी अलग है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक सीज फायर लाइन है। एलएसी से अलग जो एक्चुअल बॉर्डर है वो उन टेरिटरीज को डिमार्केट करता है जहां इंडिया या चाइना अपना लेजिटिमेट दावा करते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि इन क्लेम टेरिटरीज में कुछ शायद उनके एक्चुअल कंट्रोल में हो और कुछ उनके एक्चुअल कंट्रोल में ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अक्साई चिन अभी के लिए चाइना के कंट्रोल में है, लेकिन असल में वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है जिसे चाइना ने ऑक्युपाई कर रखा है। इंडिया के बॉर्डर्स में अक्साई चिन इंक्लूडेड है, लेकिन एलएसी में वो इंक्लूडेड नहीं है। खैर, एक्चुअल बॉर्डर्स क्या है उस पर ही मेन डिस्प्यूट है, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी एक डिस्प्यूटेड लाइन है क्योंकि आज तक इसे म्यूचुअली डिमार्केट नहीं किया गया है। एलएसी टर्म का ओरिजिन 1959 में ज़ाओ एनलाई के इंडिया के तत्कालीन पीएम नेहरू को लिखे गए लेटर्स में हुआ है। बाद में 1962 सिनो इंडियन वॉर के रेजोल्यूशन के लिए ये एक इनफॉर्मल सीज फायर लाइन बनी और ऑफिशियल रिकॉग्निशन 1993 के बायलैटरल एग्रीमेंट में हुआ, लेकिन कोई डिमार्केशन नहीं हुआ। इंडिया मानता है कि एलएसी 3488 किलोमीटर लॉन्ग है, लेकिन चाइना इसे सिर्फ एक 2000 किलोमीटर लॉन्ग लाइन मानता है। पहले तो एलएसी केवल वेस्टर्न सेक्टर की बाउंड्री को मानते थे, लेकिन 1990s में ये पूरे डी फैक्टो डिमार्केशन में यूज होने लगा। एलएसी 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, ईस्टर्न, मिडिल और वेस्टर्न। ईस्टर्न सेक्टर एंड मैकमोहन लाइन। दोस्तों, मैकमोहन लाइन ब्रिटिश इंडिया और तिब्बतन गवर्नमेंट के बीच 1914 के शिमला एग्रीमेंट के तहत डिमार्केट की गई थी, जिसमें असम, हिमालय और बर्मा इंक्लूडेड है। ये लाइन 890 किलोमीटर लॉन्ग है, जो ईस्टर्न भूटान से लेकर बर्मा बॉर्डर के ईसू राजी पास तक है। ये लाइन हिमालयन क्रस्ट के लॉन्ग लोकेटेड है, जिसकी वजह से इसका एग्जैक्ट डिमार्केशन भी डिस्प्यूटेड रहा है। इसके अलावा चाइना मैकमोहन लाइन की लीगैलिटी को ही चैलेंज करता है और क्लेम करता है कि शिमला एग्रीमेंट में चाइना का रिप्रेजेंटेशन नहीं था और तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स की कोई अथॉरिटी नहीं है ऐसे बॉर्डर्स को डिसाइड करने की। चाइनीज गवर्नमेंट क्लेम करती है कि तिब्बत हमेशा से चाइना का पार्ट था और इसलिए चाइना ही बॉर्डर एग्रीमेंट में डिसीजन ले सकता है। इसलिए एक्चुअल बाउंड्री डिस्प्यूट में चाइना पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपनी टेरिटरी बताता है। लेकिन एलएसी को लेकर डिस्प्यूट ईस्टर्न सेक्टर में काफी रेयर है, क्योंकि 1959 में ज़ाओ एनलाई ने अपने लेटर में मैकमोहन लाइन को एलएसी माना था। मैकमोहन लाइन को इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री मानता है, जिसे चाइना एक्सेप्ट नहीं करता। खैर, एलएसी को लेकर डिस्प्यूट्स लॉन्गजू, असाफिला और तवांग वैली को लेकर है। असाफिला इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से यह 100 स्क्वायर किलोमीटर का एक फॉरेस्टेड और माउंटेनियस एरिया है, जो एलएसी के अलोंग अपर सुबनसिरी डिवीजन में है। 1962 वॉर में यह एक प्राइमरी एरियाज में था जहां चाइनीज अटैक्स हुए। ऑन ग्राउंड असाफिला अभी किसी के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इस एरिया में ट्रूप मूवमेंट्स को लेकर डिस्प्यूट्स होते रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जून 2003 में एक चाइनीज पेट्रोल ने इंडियन पेट्रोल टीम से आर्म्स छीन लिए थे। अक्टूबर 2014 में इंडियन ट्रूप्स ने यहां चाइनीज सोल्जर्स को रोड कंस्ट्रक्ट करने से रोका। 2018 में चाइना ने क्लेम किया कि इंडिया इस रीजन में ट्रांसग्रेशन कर रहा है।
लोंगजू। अगला डिस्प्यूटेड एरिया है लोंगजू, जहां 1962 वॉर के बाद से चाइना का कंट्रोल है। ये सारी वैली में मिगितुन से 2.5 किलोमीटर साउथ में है। मिगितुन इंडिया चाइना का हिस्टोरिकल बॉर्डर है। 1959 तक लोंगजू में इंडिया का एक बॉर्डर पोस्ट था, लेकिन चाइनीज अटैक के बाद से इंडिया ने इसे रीऑक्युपाई नहीं किया, बल्कि माजा पर एक बॉर्डर पोस्ट बनाया जो लोंगजू से 10 किलोमीटर साउथ में है। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट का एक और रीजन है तवांग डिस्ट्रिक्ट, नमकाचू रिवर वैली इन तवांग। ये तवांग से लगभग 60 किलोमीटर है और यहां से ही 1962 का वॉर भी स्टार्ट हुआ। इस टेरिटरी को चाइना अपना इंटीग्रल पार्ट बताता है। सुमदरोंग छू वैली भी तवांग में है, जो नमकाचू के ईस्ट में लोकेटेड क्याफो और तिब्बत के कोना काउंटी के बीच में है। इसे चाइनीज मिलिट्री ने 1986 के कॉन्फ्लिक्ट में ऑक्युपाई कर लिया था। इसके रिटेलिएशन में इंडिया ने यांगत्से ऑफ तवांग को ऑक्युपाई कर लिया, जिसको लेकर डिस्प्यूट्स होते रहे हैं। मिडिल सेक्टर, ये लद्दाख में डेमचौक से लेकर नेपाल बॉर्डर तक 545 किलोमीटर का एरिया है और लीस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल है। यहाँ का ओनली मेजर डिसएग्रीमेंट है बाराहोटी प्लेन्स, जो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक ग्रेजिंग ग्राउंड है। यहाँ का डिस्प्यूट ट्रूप्स के एग्जैक्ट पोजीशन को लेकर है। चाइनीज इंसर्शंस की खबरें भी यहाँ आती रहती हैं। वेस्टर्न सेक्टर, जो कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ काराकोम पास से लेकर डेमचौक तक है और यही कॉन्फ्लिक्ट का मेजर एरिया है। यह एग्रीमेंट्स का सोर्स भी जो के लेटर्स हैं जो उन्होंने पीएम नेहरू को लिखे थे। अक्साई चिन यहाँ की बिगेस्ट डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। इंडिया के ऑफिशियल मैप में ये लद्दाख में है, लेकिन चाइना इसे 1950s से अपनी टेरिटरी बताता रहा है। 1950s में चाइना ने यहाँ वेस्टर्न हाईवे बिल्ड किया, जो शिनजियांग को तिब्बत से कनेक्ट करता और यह अक्साई चिन से भी पास होने वाला था। इंडिया ने उस वक्त ही इसको क्रिटिसाइज किया था, लेकिन 1962 वॉर के बाद चाइना ने इसे ऑक्युपाई कर लिया और आज अक्साई चिन चाइना के होटान काउंटी ऑफ शिनजियांग प्रोविंस के अंडर एडमिनिस्ट्रेड है। डेमचौक, अगला एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है डेमचौक, जो ले में एक मिलिट्री बेस है। डेमचौक फ्रीक्वेंटली कॉन्फ्लिक्ट और फेस ऑफ का एरिया रहा है। नवंबर 2017 में इंडिया और चाइनीज ट्रूप्स के बीच यहां इरिगेशन कैनाल के कंस्ट्रक्शन को लेकर क्लैश हुआ था। ऐसा ही एक क्लैश 2014 में भी देखा गया था। गलवान वैली, जून 15, 2020 को इंडिया चाइना का वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसमें 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए थे। ये था गलवान वैली, जो 1962 के बाद से लार्जली पीसफुल था। द हिंदू की एक रिपोर्ट के हिसाब से गलवान वैली डेमचौक के नॉर्थ में है और ये वेस्ट में लद्दाख और ईस्ट में अक्साई चिन के बीच स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। इसके अलावा इस वैली का ईस्टर्न पार्ट चाइना के वाइटल शिनजियांग तिब्बत रोड के काफी नजदीक है। MIT के प्रोफेसर M. टेलर फ्रेवल के हिसाब से चाइना हमेशा से गलवान वैली को अपने मैप्स और टेरिटरी में दिखाता रहा है, लेकिन LAC कन्वेंशनली इस वैली के ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है, जहां इंडिया और चाइना दोनों पेट्रोलिंग करते हैं। इस क्लैश के बाद चाइना अब असर्टिवली इस चाइना को अपनी टेरिटरी के साथ LAC के अंदर भी बताने लगा है, जो एक्चुअली में बेसलेस है। दोस्तों, इंडिया ने 1959 और 1962 के LAC को रिजेक्ट किया है और कहा है कि चाइनीज डेफिनेशन ऑफ LAC एक डिसकनेक्टेड सीरीज ऑफ पॉइंट्स है, जिसे कई तरीकों से एक लाइन में जोड़ सकते हैं। फॉर्मर NSA शिवशंकर मेनन के हिसाब से इसी वेगनेस का फायदा उठाकर चाइना ने समय समय में एग्रेशन दिखाया है। इंडिया LAC को सिनो इंडो वॉर के पहले ही एक्चुअल पोजीशन के बेसिस पर ड्रॉ करने की बात करता है और कहता है कि LAC एक प्रॉपर लाइन होनी चाहिए, ना कि वेग पॉइंट्स जिनको मैप पे रखा गया है। इस पूरे डिस्प्यूट में सबसे ज्यादा कंटेंशियस एरिया वेस्टर्न सेक्टर ही है और इसका कारण जियो स्ट्रैटेजिक और हिस्टोरिकल दोनों है। अक्साई चिन एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जो वॉरफेयर के हिसाब से बेनिफिशियल है बिकॉज ऑफ इट्स 1700 फीट हाई एलिवेशन। ये रीजन चाइना को एक पॉसिबल वॉरफेयर में पावरफुल पोजीशन देता है। इसके अलावा ये चाइना पाकिस्तान नेक्सस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर नाम का स्ट्रैटेजिक आउटपोस्ट अक्साई चिन और पीओके के जंक्शन में है। यही वजह है कि चाइना यहाँ अपने असर्शंस काफी एक्टिवली शो करता है, अनलाइक इन मिडिल और ईस्टर्न सेक्टर।
अक्साई चिन्ह की कॉम्प्लेक्सिटी का रीजन हिस्टोरिकल भी है। अनलाइक ईस्टर्न सेक्टर जहां एटलीस्ट मैकमोहन लाइन तो बनी, अक्साई चिन्ह को लेकर ऐसा कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हो पाया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से 19th सेंचुरी में अक्साई चिन्ह ब्रिटिश एम्पायर में था, लेकिन ब्रिटिश इंडिया में नहीं, वो प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में था। 1865 में जॉनसन लाइन को प्रपोज किया, जिसने अक्साई चिन्ह को इंडिया में लाया, और ये लाइन जम्मू एंड कश्मीर के राजा ने एक्सेप्ट भी की, लेकिन ये प्रपोजल चाइना के सामने नहीं रखा गया। फिर 1895 में मैककार्टनी और मैकडोनाल्ड लाइन प्रपोज की गई, जो रफली आज के LAC से मैच करती है, और इसमें अक्साई चिन्ह चाइनीज साइड में चला गया। केवल यही प्रपोजल चाइना के सामने रखा गया, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसलिए 1947 तक यहां की बाउंड्री अनडिमार्केटेड रही, लेकिन इंडिया ने 1865 की जॉनसन लाइन को फॉलो किया। 1954 में नेहरू ने डेफिनेट बाउंड्रीज को मैप में दिखाने का ऑर्डर दिया। इसी दौरान 1950s में कम्युनिस्ट चाइना ने वेस्टर्न रोड बिल्ड करना स्टार्ट किया, जो अक्साई चिन्ह के पास होने वाला था। इंडिया को इसका पता 1957 में चला बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल डिफिकल्टी एंड पुअर एक्सेसिबिलिटी। 1958 में चाइनाज ने कई मैप्स में इस रोड को कंफर्म किया, जिसके खिलाफ इंडिया ने आवाज उठाई, लेकिन चाइना ने कहा कि वो सिर्फ मैककार्टनी और मैकडोनाल्ड लाइन को मानता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उसी को चाइना के सामने प्रपोज किया था। चाइना ने जॉनसन लाइन को रिजेक्ट कर दिया, जिसमें अक्साई चिन्ह इंडिया में आता था। नोटेड स्कॉलर AG नुरानी के हिसाब से 1954 के पहले इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल मैप्स वेस्टर्न बाउंड्री पर क्लियर नहीं थे, इसलिए 1954 में नेहरू ने इनमें क्लैरिटी लाकर उन्हें सारे एम्बेसीज में भेजने का ऑर्डर दिया। आज हम ऑफिशियली इन्हीं मैप्स को यूज करते हैं, और यही मैप 1962 सिनो इंडियन वॉर का एक कारण भी बना। 20 अक्टूबर 1962 को स्टार्ट हुए सिनो इंडियन वॉर में चाइनीज ने अनप्रिपेयर्ड इंडियन फोर्सेस को ईस्टर्न सेक्टर में पुश कर दिया और लद्दाख में स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स को ऑक्युपाई कर लिया। इसके बाद चाइना ने 21 नवंबर को यूनिलेटरल सीज फायर अनाउंस कर खुद को LAC से 20 किलोमीटर पीछे विड्रॉ कर लिया। ज़ोउ एनलाई के LAC को नेहरू ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन 1976 में बने चाइना स्टडी ग्रुप के बाद से बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए 1993 में एग्रीमेंट टू मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के तहत LAC को लीगली रिकॉग्नाइज किया गया। यह एग्रीमेंट सुंदरोंग छू स्टैंड ऑफ के बैकड्रॉप में हुआ, लेकिन इसमें भी यह क्लैरिटी नहीं थी कि LAC किस रेफरेंस पॉइंट से वैलिड होगा, 1959 या फिर 1993 की पोजीशन से। फिर 1996 के एग्रीमेंट में मैप्स एक्सचेंज की बात की गई, ताकि LAC के अक्रॉस मिलिट्री अलाइनमेंट्स क्लियरली स्टैब्लिश्ड हो। ये मैप्स 2001 में सिक्किम में एक्सचेंज हुए, लेकिन वेस्टर्न सेक्टर में ऐसा कोई मैप शेयर नहीं हुआ, और LAC को लेकर क्लैरिफिकेशन के एफर्ट्स 2002 के बाद ऑलमोस्ट बंद हो गए। इस कंफ्यूजन के चलते ही 2013 में दौलत बेग ओल्डी इंसिडेंट हुआ, जिसे हम दिप्सांग स्टैंड ऑफ के नाम से भी जानते हैं, जिसके बाद अक्टूबर 2013 में इंडिया और चाइना ने एक बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया, ताकि LAC के अराउंड पेट्रोलिंग से कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ना हो। 2015 में PM मोदी की चाइना विजिट के दौरान LAC को क्लैरिफाई करने का प्रपोजल रखा गया, लेकिन चाइनीज साइड ने इसे रिजेक्ट कर दिया। 30 जुलाई 2020 को चाइनीज एम्बेसडर ने कहा कि चाइना LAC को क्लैरिफाई करने के सपोर्ट में इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिचुएशन को और खराब कर सकता है। इंडियन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाइना का ये पोजीशन उसे इंडिया के अगेंस्ट एग्रेशंस दिखाकर अपनी बार्गेनिंग पावर को स्ट्रांग रखने में हेल्प करता है, और इसलिए वो शायद कभी भी इन्हें रिजॉल्व नहीं करेगा। खैर, हम इस वीडियो को इस उम्मीद पर खत्म कर सकते हैं कि फ्यूचर में इंडिया और चाइना इस डिस्प्यूट को एमिकेबली रिजॉल्व करेंगे, ताकि वर्ल्ड पीस मेंटेन हो सके और दुनिया एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ मूव कर सके। इंडिया और चाइना के बीच इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स हैं, और इनके बीच कोई भी फुल स्केल वॉर वर्ल्ड वॉर 3 को भी जन्म दे सकता है, स्पेशली इन करंट सिचुएशन जहां क्वाड जैसे पॉसिबल अलायंस जन्म ले रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को लेके आपका क्या ओपिनियन है, और इस डिस्प्यूट में जो भी जियोग्राफिकल लोकेशंस थी इस वीडियो को देखने के बाद वो आपको क्लियर हुई या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।